दर्जा प्राप्त मंत्री सम्मानित श्री भवानी पठानिया जी, विधानसभा के उप सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया जी, हमारे पूर्व में पालमपुर के विधायक आशीष पटेल जी, हमारे देवेंद्र जग्गी जी जो धर्मशाला से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारे गोकुल पटेल जी जो सलाहकार आईटी के हैं, हमारे निशु मोंगरा जी जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, हमारे सुरेंद्र काकू जी जो कि पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं, हमारे रामचंद्र पठानिया जी कांगड़ा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के चेयरमैन हैं, हमारे नीनू शर्मा जी जो महापौर हैं, सभी सम्मानित काउंसलर्स और धर्मशाला के सभी विधानसभा क्षेत्र से आए मेरे साथीगण, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 2 वर्ष पहले जब हमारी सरकार बनी उस समय हम 40 थे। फिर हमें राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा और केंद्र की सरकार ने हमें स्थिर करने की कोशिश की। आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम फिर 40 हुए और मैं आज फिर इस विधानसभा क्षेत्र में आपके पास आया हूं। इससे पहले मैं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी जी के लिए आपके पास आया था। देवेंद्र जग्गी जी धर्मशाला से मेयर थे और धर्मशाला के विकास के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार और देवेंद्र जग्गी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने इन्हें विधानसभा का टिकट दिया। टिकट देने के बाद ये चुनाव नहीं जीत पाए। मैंने सोचा जग्गी जी हतोत्साहित होंगे, चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस की सरकार है। ये मुझसे मिलने आए और मैंने कहा कि आपके मन में आम लोगों के लिए दर्द है, गरीब की पीड़ा आपके दिल में है, आप जनता के बीच में जाइए। आपको धर्मशाला के विकास की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप धर्मशाला का जो भी काम लेकर आएंगे हम उस काम को अमली जामा पहनाएंगे। और मुझे खुशी है कि ढगवार के मिल्क प्लांट के लिए जग्गी जी मुझे मिले, हमारे पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी को मिले कि इसका काम स्पीड अप करवाया जाए। और हमने जब 1.5 वर्ष पहले मीटिंग की थी उस समय ये कागजों में ये योजना थी। हमने इसको तुरंत प्रभाव से गति दी और हमने कहा कि 20% जब काम हो जाएगा हम इसका शिलान्यास करने आएंगे। और आज हम इसका शिलान्यास करके धर्मशाला की जनता को समर्पित कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए सभी पैसा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार खर्च कर रही है। कल्पना कीजिए कि 225 करोड़ रुपए की ये परियोजना कांगड़ा जिला के लिए और धर्मशाला में जो किसान रहता है, कांगड़ा में जो किसान रहता है, जो पशुपालक है, उसकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। उसका महत्वपूर्ण अंग ये परियोजना है। तकरीबन पिछले वर्ष जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, मेरे पास कुछ माताएं आई, कुछ बहनें आई जिनके पास पशुधन था, गाय थी, भैंस थी। कहा कि मिल्क फेडरेशन के द्वारा हमें सिर्फ 30 रुपए लीटर सरकार द्वारा गाय का दूध खरीदने के लिए दिए जाते हैं और भैंस का दूध खरीदने के लिए 45 रुपए लीटर पैसा दिया जाता है।
और उसमें क्वालिटी चेक की जाती है, मुझे 25 रुपए ही मिलते हैं। मैंने उनकी बात को सुना। मैंने उनसे पूछा कि इससे पहले क्या होता था, मुझे तो मुख्यमंत्री बने 2 साल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार चुनावों से पहले जो भी सरकारें आती थी वो 2 रुपया बढ़ाकर चली जाती थी। मैंने उनकी बात को गंभीरता से सुना और ऐसे ही जनवरी फरवरी का मौका था, बजट की तैयारी हो रही थी। बजट की मैं रात के 12-1 बजे अधिकारियों के साथ हम चर्चा कर रहे थे। 1-2 रात पहले की बात है। अगले दिन बजट प्रस्तुत होना था, प्रिंट होना था। मैंने कहा कि इसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी कीजिए। अधिकारियों ने कहा कि 1 लीटर में अगर आप 15 रुपए की बढ़ोतरी करेंगे तो ये पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, हमारे माता पिता गांव में रहते हैं, आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा इसकी चिंता मत कीजिए। और पहली बार 75 साल हमारे देश को आजाद हो गए हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध के मूल्य पर समर्थन मूल्य दिया गया और 15 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की और 45 रुपए किलो के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा गया। अभी ये योजना आगे बढ़ रही है। हमने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे दूध के मूल्य में वृद्धि होगी, दूध बेचने वाले और गाय पालने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। इस 15 रुपए के बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पहले मिल्क फेडरेशन को दूध बेचते थे, पहले हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के पास 1,10,000 लीटर दूध मिलता था। 15 रुपए बढ़ने के बाद 2 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की उपलब्धता हमारे पास हो गई। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगी, तो इसको कैसे प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाला डगवार में पहला हिमाचल प्रदेश का मिल्क प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी कल्पना है और हमारा संकल्प है कि हम गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे दें, आम लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचाए। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और चुनौतियां भी बहुत होती है। 2 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो भी चुनौती उसके सामने आई, उसका उसने डटकर मुकाबला किया और उस चुनौती को पार किया। पहली चुनौती, हमारे जो खजाने को लूट लिया गया था, अपने राजनीतिक महत्व के लिए लुटा दिया गया था, इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर चढ़ाकर और 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनदारियों के बाद उससे निपटने की जिम्मेवारी हमें मिली। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 चीजें 5 साल में पैदा की। पहली, गरीब और गरीब होता गया और धनवान होता गया। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार की देन है। दूसरी, प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए। 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को ही रोजगार मिला और उसमें अधिकांश रोजगार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंसे रहे। हमारी सरकार आने के बाद उन केसों की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के सरकार ने बड़े बड़े वकील तय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ी। हमने सब केस जीते। तो 2 चीजें में, एक,
धनवान को बहुत अधिक पैसा दिया गया और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का दायित्व अगर किसी प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार को जाता है, जिसे वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। उनके समय नौकरियां बिकती गई, पुलिस में भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसमें पुलिस भर्ती के पेपर लीक किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में स्थापित है। मुझे कहा गया कि आप अपने हमीरपुर जिला का सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग करेंगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कहा, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पैसों की खातिर पेपर लीक किए जाते हैं, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से गांव के किसान का बेटा ये सोचकर पढ़ाई करता है कि एक दिन मैं सरकारी नौकरी लगूंगा, और उसके सपने चूर हो जाते हैं जब वहां से पेपर लीक होता है। अधिकारियों ने भी कहा कि बहुत बड़ा फैसला होगा। मैंने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भी भंग किया। मैंने कोई क्षेत्रवाद नहीं देखा। मैंने देखा, चाहे वो कोई भी नौकरी देने वाला आयोग है, अगर वहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज तक जो पेपर लीक करने वाले आदमी है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। पूरा भाजपा सरकार सोई रही, डबल इंजन की सरकार कहती रही, दिल्ली के सहारे भी वो सरकार कहती रही। तब वो खुद पूर्व भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, आपने पेपर भंग किया, किन अधिकारियों पर कार्रवाई की? 2 साल हुए, मुझे पता लगा कि ठोक में हमारी सरकार में कोई एक्शन, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमने वहां भी विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई है और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर रहे हैं। हमने अभी वन मित्र का भर्ती का पेपर का रिजल्ट निकाला, एक भी बेटा 2061 पोस्टें आज तक वन विभाग में नहीं निकली थी। वन विभाग में एक भी बेटा या बेटी आकर यह नहीं कह सकती कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जिसने भी अगर मेरिट में छेड़छाड़ की होगी, जो भी अधिकारी सामने आएगा, हम उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार आम लोगों के विश्वास में कुठाराघात नहीं करेगी। हमने वादा किया कि हमारी पहली कैबिनेट होगी, हम आपको 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। जिन्होंने हिमाचल की विकास की गाथा लिखी, 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने पेंशन दी। केंद्र की सरकार का रवैया देखिए, उन्होंने हमारा 1600 करोड़ रुपया जो लोन की लिमिट थी उसको कम कर दिया, और 9,000 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ के रूप में और सरकार का जो अंशदान ईपीएफ के रूप में केंद्र सरकार के पास एनपीएस के रूप में उनके पास पड़ा, उसको देने से भी वो मना कर रहे हैं। हम उस बात से भी पीछे नहीं हटे। अभी भी हमारे पास कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कहिए कि यूपीएस की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा, हम खुद भी कर्मचारी के बेटे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती रहे। उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। तुम्हारी का ऐसा आलम हमने भी अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैं तो पूरी जगह गया।
कुल्लू से लेकर, उन्ना से लेकर, इंदौरा से लेकर, फतेहपुर से लेकर सब जगह तबाही थी। हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर हमें मदद कीजिए। कहा मदद करेंगे, केंद्रीय टीम भी भेजी, और जो डिजास्टर के बाद पीडीएन में मिलना था वो भी अभी तक रोके रखा है। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। मैं हर जगह जाता था, जिसका पूरा घर तबाह हो जाता था वो मेरे साथ मिलकर रोकर अपनी व्यथा सुनाता था। कहता था बड़ी मुश्किल से एक घर बनाया, दिन रात की मेहनत कमाई इसमें लग गई, अब मेरा घर कौन बनाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो 1.5 लाख रुपया मिलता था। मेरी अधिकारियों से बैठक होती थी, कहते थे नियम है 1.5 लाख से ज्यादा दे नहीं सकते। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए। कहा हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता में बड़ी मुश्किल से एक परिवार दिन रात की मेहनत की कमाई के बाद एक पक्का घर बनाता है। अगर वो घर आपदा में बह जाए, पानी में बह जाए, और उस परिवार के पास पीने के पानी का गिलास ना बचे, बच्चों की स्कूल की किताबें भी ना बचे, उस परिवार पर क्या बीतती होगी वो उसका दर्द वही परिवार जानता है। इसलिए इस नियम को बदलना होगा, और हमने नियम को बदला। प्रत्येक परिवार जिसका घर पूर्णतः नष्ट हो गया था, हमने उसे 7 लाख रुपया दिया। बिजली के पानी का कनेक्शन भी मुफ्त में दिया, खाने की चीजें भी मुफ्त में 6 महीने के लिए उपलब्ध करवाई। टेम्परेरी तौर पर यह भी कहा कि जब तक आपका घर नहीं बन जाता, शहर में रहने वाले परिवार को 10,000 रुपया महीना किराए पर दिया जाएगा, और गांव में रहने वाले परिवार को 5,000 रुपया दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए, सारे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग आपदा से लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा था, और भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे विधानसभा का सेशन बुलाइए। हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, उनसे कहा कि हम आपदा की सहायता के लिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं, आप उस प्रस्ताव के समर्थन में चर्चा कीजिए। बहुत चर्चा की, बड़ी बड़ी बातें की, और जब आपदा प्रभावित परिवारों को राहत का प्रस्ताव पारित करने की बात आई तो वॉकआउट करके चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल का हित नहीं देखा, वो रिकॉर्ड में है विधानसभा के कि उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं दिया। हमने उस लड़ाई को दिलाया। राजनीतिक चुनौती आई, 6 विधायक कांग्रेस को छोड़कर चले गए। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां के क्षेत्र के विधायक को भी आपने चुनकर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर भेजा था। वो आपको भी धोखा देकर चला गया, पार्टी को भी धोखा देकर चला गया। लेकिन हिमाचल की जनता का धन्यवाद इसलिए, जो लोग ये सोचते थे कि हम पैसे के दम पर आम लोगों की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे, हिमाचल की जनता ने 2 बार उपचुनाव हुआ और हमें फिर 40 सीटों पर पहुंचा दिया। इसके लिए मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं। हम लोग दिन रात आम परिवार, किसान, महिला और युवा को रोजगार देने के लिए सोचते हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजस्व अदालतें लगेगी। इंतकाल 4-4, 5-5 साल से नहीं हुआ करते थे। मैंने खुद बैठक की, मैंने डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर को कहा, ये 20-20 साल से जो केस लटके हुए हैं, और जो पटवारी कानगो साहब गरीब किसान को पूरा दिन इंतजार करवाते हैं इंतकाल के लिए, भूखे पेट वो पटवार खानों के चक्कर काटते हैं, तहसील के चक्कर काटते हैं, इसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। आप देखिए 2,47,000 इंतकाल
तुरंत प्रभाव से 1 साल के अंदर खत्म कर दिए गए। चुनौतियां बहुत थी, लेकिन हमने समाज के सभी वर्गों से जो हमने वादा किया था कि इस समाज की जो संपदा है, इस समाज का जो धन है, ना तो हम लुटने देंगे, ना ही हम लुटाएंगे। आज ये 225 करोड़ रुपए का ढगवा आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पैसे से बन रहा है। हमने नवाड़ में कहा है, लेकिन उससे पहले हमने पैसा इसका दे दिया। ये महज एक प्लांट नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए कदम है। इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि गांव में किसान हमारा जो हिमाचल के लोअर पार्ट्स है उसमें गेहूं उगाते हैं या मक्की उगाते हैं। हमने गेहूं का मूल्य 40 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से तय किया है, और जो मक्की का मूल्य है वो 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किया। हमने कहा कि जो भी गोबर आधारित प्राकृतिक खेती करेगा, हम उससे 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे और 40 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे। और इसके साथ ये देखा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और कैसे पैसे डाला जाए। पहली बार इतिहास में हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार के अपने खजाने से मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपए की वृद्धि की। जो 240 रुपए आज दूसरे प्रदेशों में मिलती है, उसे बढ़ाकर हमने 300 रुपए किया। समाज का एक वर्ग कभी किसी मांग को लेकर नहीं आता था, क्योंकि उसको मांगने की हिम्मत ही नहीं थी। 6000 के करीब अनाथ बच्चे जो अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। 18 साल के बाद कोई योजना नहीं थी। कोई एमए करना चाहता था, कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई पीएचडी करना चाहता था, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता था। कोई सोचता नहीं था उन बच्चों का कभी उन्होंने मांगने की। मैंने जब ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ली, उन परंपराओं का पालन ना करते हुए सबसे पहले मैं उन अनाथ बच्चों के पास गया और उनसे कहा, चिंता मत कीजिए, ये जो हिमाचल प्रदेश का खजाना है उसमें एक भाग आपका भी है। और आज मुझे खुशी है, हिमाचल प्रदेश के 6000 बच्चे पैदा होने से लेकर अभी तक 27 साल की उम्र तक उनकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, और वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के कानून से नवाजे गए। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस प्रकार का कानून बना। आज 18 साल के ऊपर के प्रत्येक बच्चे को 4000 रुपया मासिक महीने का उसकी जेब में जा रहा है, साल का 28,000 रुपया जा रहा है। शादी के लिए 2 लाख है, मकान के लिए 3 लाख रुपया मिल रहा है, कोचिंग के लिए 1 लाख रुपया मिल रहा है। और आज बच्चे जिस तरह हम अपने परिवार को साल में एक बार घुमाने के लिए ले जाते हैं, उस तरह आज बच्चे भी गोवा, चंडीगढ़ और दिल्ली के क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी शिमला के बच्चे जाके आए। अभी मुझे फोन पर पता लगा कि बिलासपुर में जो बेचारे बच्चे हैं वो आज वाघा बॉर्डर में जा रहे हैं। उन बच्चों ने कभी कोई मांग नहीं की कि हमें यह दीजिए। कर्मचारी तो मांग करते रहे, हड़ताल करते हैं कि हमें ओपीएस दीजिए, किसान हड़ताल करते हैं, मजदूर हड़ताल करते हैं। उन बच्चों ने कभी मांग नहीं की। लेकिन क्या वो इस प्रदेश की संपदा के हकदार नहीं है? वो भी इस प्रदेश की संपदा के हकदार है। और आज वो 27 साल की उम्र तक सरकार उनका ख्याल रखेगी, और उनकी शादी के लिए भी हमारी सरकार उनको 2 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा हमने देखा कि विधवाएं बहनें होती है, अचानक पति की मौत हो जाती है, बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। वो फीस के लिए या तो किसी नेता विधायक के पास जाती है या किसी धनवान के पास जाती है कि मेरा बच्चा डॉक्टरी कर रहा है। डॉक्टर की फीस 1.5 लाख रुपया होती है। अगर वो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो 75,000 रुपया और लगता है। कहां से पैसा पूरा करेगी? हमारी सरकार ने इस साल इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की, और तकरीबन कल ही मैं यहां देख रहा था
यहां से भी बच्चों को उनकी पूरी फीस और हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार बन रही है। विधवा बहनों ने कभी मांग नहीं की, यह उनकी भी अधिकार में था। आज राज्य का एक अंश हमारे खजाने से उन विधवा बहनों की सेवा में जा रहा है। अभी और योजनाएं हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे पास अगर 1 रुपया खजाने में आता है और हमारे पूरे साल में अगर 1 रुपया खजाने में आता है, उसमें से 70% जो है वो हमारे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन्स पर, सरकारी कर्मचारियों के पे पर और ब्याज पर और मूलधन को लुटाने में चला जाता है। उसके पास जो 30% बचता है उसमें हम अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ उस पैसे को बांटते हैं। बड़ा दुख होता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावों से पहले 900 शिक्षा संस्थान खोल दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने इतने शिक्षा संस्थान खोल दिए। मैं 1800 संस्थान खोल सकता हूं। चुनावों से पहले मैं भी 1800 संस्थान खोल सकता हूं। नोटिफिकेशन ही करनी है कागज में, कोई फाइनेंस से अप्रूवल नहीं रही। आप खुश होकर चले जाएंगे कि मेरा स्कूल तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, मेरे यहां तो पीएचसी की नोटिफिकेशन होगी। आप दिखाएंगे उसे। उस चीज का फायदा क्या? जो दूसरे स्कूल को जब आपने अपग्रेड किया तो जो पहले स्कूल से टीचर था उसको उठाकर उस स्कूल में भेज दिया। उस स्कूल की भी पढ़ाई का बेड़ा गर्क हुआ और दूसरे स्कूल की पढ़ाई का भी बेड़ा गर्क। कोई नियुक्तियां नहीं की। हमने कहा हम संस्थान खोलेंगे और ये नहीं कि राजनीतिक लाभ के लिए संस्थान खोलेंगे। हम संस्थान खोल रहे हैं, लेकिन पहले नियुक्तियां की। हमारी 4वीं या 5वीं कैबिनेट में हमने 6000 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया। 3000 बैच वाइज भर्ती हो चुकी है, जेवीटी, टीजीटी, मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल लेक्चरर्स की, और 3000 राज्य चयन आयोग के द्वारा भर्ती शुरू होने वाली है। हम क्या चाहते हैं कि पहले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उसके बाद संस्थान खोले जाए। पर संस्थान खोलने की समस्या क्यों आ रही है? कोई समस्या हमें आती नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। साथ लगता हुआ प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में जो हमारे पास टीचर्स है वो क्वालिफाइड है। मैं दूसरे प्राइवेट संस्थानों का विरोध नहीं कर रहा, इसकी कमी को पहचाना गया और हमने उसमें क्या सुधार किए और आगे भी सुधार कर रहे हैं। हमने कहा कि पहली कक्षा से गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा। उस स्कूल का प्रिंसिपल ये तय करेगा कि मेरे स्कूल के बच्चों की वर्दी कौन सी होगी, और पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम पिछले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिया। मैंने पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद मैंने और भी इनके बारे में रिसर्च की और पाया कि हम 21वें स्थान पर पहुंच गए गुणात्मक शिक्षा में। 21वें स्थान पर, जो दूसरे या तीसरे स्थान पर होते थे। और 5वीं का बच्चा दूसरी की क्लास किताब ही नहीं पढ़ सकता। अब उसमें हम महत्वपूर्ण सुधार कर रहे हैं। हम संस्थान खोल दें, हम उन सरकारी स्कूलों को भी में पढ़ने वाले बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं जहां पूरे टीचर उपलब्ध नहीं कर पा रहे। हम उन गांव के लोगों को और किसानों को भी धोखा दे रहे हैं जिनके बच्चे उस सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको अच्छे शिक्षा संस्थान मिले। हमने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया और कहा कि पहले एक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल मिलेंगे। दिन का खाना उनको स्कूल की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा और रात को वो अपने माँ बाप के पास जाकर वो अपनी जो रात को उनके साथ रहेंगे, वहां ग्राउंड होगा, वहां पढ़ने की लाइब्रेरी होगी। सब चीजें हम उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अब इसमें समय लगेगा आने को, क्योंकि जब बदलाव होता है तो समय लेता है। पर जहां जहां जगह होगी वहां ये काम शुरू हो चुका और अगले वर्ष हमारे 4 से 10 स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के काम करना शुरू कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक का पहला फेज हमने कार्य करना शुरू कर दिया। हेल्थ सेक्टर में क्या हाल है?
हेल्थ सेक्टर के हाल तो देखिए। हेल्थ मिनिस्टर हमारे देश के इस प्रदेश से है। आपके जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, जितने भी जोनल हॉस्पिटल है, जितने मेडिकल कॉलेज है, हमारी सरकार को तो 2 साल हुए हैं। वहां मेडिकल टेक्नोलॉजी 30 से 35 साल है। सीटी स्कैन के लिए आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, फिर मशीन खराब हो जाती है। नई मशीन खरीदने में इतना खर्चा नहीं आ रहा। मैंने पता किया तो पुरानी मशीनों की एनुअल मेंटेनेंस करने में ही इतना पैसा खर्च कर दिया जितना नई मशीन खर्च करने में पैसा नहीं आया। हेल्थ सेक्टर को जब मैंने स्टडी किया तो पाया कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पैरामेडिकल के स्टाफ मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं। जब थोड़ा उनको डांटे वो ट्रांसफर करवा के राजनीतिक लाभ के लिए पीएससी में भी जा सकते हैं। और हमने फैसला किया, हमें फैसला करना था। हम राजनीतिक लाभ के लिए फैसले नहीं करते। हमने कई बार कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। मुझे यूनियंस मिली, अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। मैंने कहा आप प्रदेश के हित की बात सोचिए। और हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का पैरामेडिकल के स्टाफ को ऑप्शन दी और मुझे खुशी है कि अगले कुछ महीने से उसको लागू कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का स्टाफ डीएमई के अंतर्गत होगा और जो पीएससी जोनल हॉस्पिटल का स्टाफ होगा डीएचएस के तहत होगा। और फिर उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज में भर्तियां भी शुरू करेंगे। टेक्नोलॉजी, आपके हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं। धर्मशाला जाओगे, डॉक्टर बोलेगा पेन किलर दवाई देंगे आपको, ठीक हो गया तो भगवान भरोसे, नहीं तो टांडा चले जाएंगे। टांडा के बाद आप पीजीआई चले जाएंगे, कुछ लुधियाना चले जाएंगे, कुछ होशियारपुर चले जाएंगे और आपकी बीमारी बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लेगी। और जब पता लगेगा तो लाइलाज हो जाएगी। तब आप हजारों रुपया खर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार बीमारी इतनी ज्यादा विकराल हो जाती है उसका इलाज नहीं हो पाता। हमारी सरकार ने फैसला किया और हमने पिछले 1 महीने से मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी पर काफी पैसा खर्च कर रहा हूं। और हमने जो एम्स में लगी हुई सीटी स्कैन की मशीन 3 टेस्ला है, उसको हमने टांडा में, नेर चौक में, हमीरपुर में और आईजीएमसी में ऑर्डर कर दिया। जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के बाद कैंसर के रूप में उभरता हुआ दूसरा प्रदेश बनता जा रहा है। आपके कई जगह लीनियर एक्सीलरेटर है लेकिन पैट स्कैन नहीं है। आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कुछ कैंसर की बीमारी होने जा रही है? हमने अभी आदेश दिया कि टांडा में भी और आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन तुरंत प्रभाव से लगा दी जाए। शिमला में 3 महीने के अंदर और टांडा में जैसे ही बाहर से आएगी उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कल कैबिनेट होने वाली है। जो रोबोटिक सर्जरी वर्ल्ड क्लास है, हमने बोला उस नोट को, क्योंकि फैसला लेने में दिक्कत होती है, आप कैबिनेट में लाइए। इतने समय इलाज के लिए लग जाता है। पथरी के इलाज के लिए 2-2 महीने की डेटें दे रहे हैं, 1-1 महीने की डेट देते हैं। ये सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत है और हम उसमें फैसले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? हॉस्पिटल भी खुल रहे थे, टेक्नोलॉजी 35 साल की एक्सरे मशीन से चल रही है। गांव का आदमी भोला भाला, उसको क्या पता लग रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ। हमने उसमें फैसला किया कि हम प्रदेश के धन को लुटने नहीं देंगे। अब आप बताइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, करोड़ों का इनकम टैक्स दे रहे हैं, 1 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके गई। क्यों? क्योंकि चुनावों से पहले वो चाहते कि दोबारा सत्ता में आए और सत्ता में आकर फिर हम देखेंगे। और तकरीबन 1000 करोड़ का बिजली की सब्सिडी में हिमाचल प्रदेश को नुकसान करके गए। हमने उस दरवाजे को भी बंद किया और आज मैं कह सकता हूं तकरीबन 1500 लोगों ने अभी स्वेच्छा से अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है। आने वाले समय में जो आज बिजली का रेट पर यूनिट है,
हमारी कोशिश है कि अगले 2 साल में उसमें कमी की जाए और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पीने के पानी की योजना में आप क्या सोचते हैं? आपके घर में पानी आ रहा, नलके में पानी आ गया, आप सुखी हो गए? लेकिन पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी हमने चर्चा की। क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आपके पानी में आ रही है, हमें पता लगा और मैंने कहा है जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पीने के पानी में यूज होगी उसको अगले बजट में हम अपने संसाधनों से उसको लाने जा रहे हैं, ताकि पानी से जो हमारे अंदर बीमारियां बढ़ती है उसको कम किया जाए। सबसे ज्यादा बीमारियां पानी के माध्यम से भी होती है। गंदा पानी पी लिया, जॉन्डिस हो गया, कुछ और हो गया, ये चीजें हमें पता बाद में लगती है। तो हम कहते हैं कि क्या है, जिसके घर में नलका लगा है और सरकार का स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो क्या उसे 100 रुपया नहीं देने चाहिए? आप बताइए। हमने कहा कि सब लोगों को 100 रुपया देना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रति लीटर के हिसाब से हम पैसा लेंगे। आप बताइए, आप भी 100 रुपया देना चाहते हैं अच्छे पानी के लिए? हाथ खड़ा करके दिखाइए। हाथ वो खड़ा करना जो 100 रुपया देना चाहता है। ऊपर भगवान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो दे नहीं सकता, उस जो जीवन में बड़े कुड़ के जीवन जी रहा है, उसको भी ऊपर उठाने का दायित्व हमारा, उसकी भी कोई आवाज नहीं है। तो इसलिए हम उन लोगों को सब्सिडी भी देंगे, घर बनाने के लिए पैसा भी देंगे, मुफ्त की 300 यूनिट बिजली भी देंगे, मुफ्त का पानी का कनेक्शन भी देंगे। जो गरीब है, जो पिछले 30 साल से गरीबी में ही जी रहा है, उसको ऊपर उठाने का भी दायित्व हमारा है। IRDP है हर जगह। 2,36,000 लोग IRDP में। मैंने भी देखा अपने विधानसभा, गाड़ी वाले भी IRDP में, 3 बस वाले भी IRDP में। वो गरीब का हक खा रहे हैं। जो गरीब परिवार उसमें आना चाहिए उसका हक खा रहे हैं। कई मेरे पास आ रहे हैं कि IRDP के कारण नौकरी में लग जाएगी। मैंने बोला अब तो इकोनॉमिकली EWC लागू हो गया, उसमें कोई जरूरत नहीं है। हमने फैसला किया कि IRDP का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 का द्वारा से IRDP की लिस्टें बनेगी और BDO और SDMD उसको तस्दीक करेंगे कि रियल सेंस में ये IRDP में है कि गरीब है कि नहीं है। प्रदेश जब बदलाव के दौर से गुजरता है तो उसका विरोध भी होता है। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में कई प्रकार, कोई मुझसे बात करने भी आता है उसको उछाल दिया जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी वाले नंबर 1 है, इसमें नंबर 1 रहे, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारी में वो सबसे ज्यादा अगर रोजगार पैदा किए गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पैदा किए। हम रोजगार भी देंगे, अगर हम कह रहे हैं तो रोजगार भी देंगे, और रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में भी देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे और सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। लेकिन ये जो बीजेपी की झूठ की दुकान है, मैं एक जगह गांव में गया, किसी के परिवार में ठहरा, मैं तो, मेरे डॉक्टर की सलाह है कि मैं तो नॉन वेज मुर्गा खा रहे, जंगली मुर्गा। धर्मशाला के पत्रकार कुपवी की न्यूज लगा रहे। अब वहां कल्चर है, बर्फ में वो नॉन वेज खाते हैं, हम तो खाते नहीं। मैंने कहा भी आप खाते हो तो आप खा लो। मेरे को भी बेचारों ने पूछा, गांव के जैसे पड़ोसी से पूछ रहा, इन्होंने न्यूज चला दी। नेशनल न्यूज में चलते हम, हिमाचल नेशनल न्यूज में आता झूठ के कारण। झूठ बार बार सच से टकराता है, झूठ किसी ना किसी रूप से सच से टकराने की कोशिश करता है, झूठ किसी ना किसी तरह से सच। आपके लिए सभी योजनाएं लेकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से, जो जग्गी जी बार बार कह रहे हैं, वैसे भी आपके ये काफी काम लेके सचिवालय में आते हैं, हमेशा PSC और कैंट को फंक्शनल करना, IT पार्क के लिए, पुल के लिए धनराशि स्वीकृत करना, OBC भवन पासू के निर्माण कार्य का पूर्ण करने के लिए धनराशि स्वीकृत करना, झोल में स्कूल से अंजनी माता तक के लिए सड़क निर्माण कार्य करना,
प्रोल के घाना खुर्द बड़ा खोला तक सड़क निर्माण कार्य, ये कहते आप भी पढ़ दो। मेरे को लगता है इनके कोई आदमी हमारे रिकॉर्ड कर रहा होगा। कुफरी चमुंडा संबंधी सड़क का निर्माण करना, अलखानी से जूल कंडा करेड़ा सड़क निर्माण कार्य करना, कनेड़ से झकरेड़ी तक सड़क निर्माण करना, इन सबको मैं स्वीकृत करता हूं। जो और भी 2-3 बची है, लुटा बनगोटू खमरोटू टिल्लू के लिए। इसके अलावा कल जग्गी जी कह रहे थे कि मैं पिछले दिनों बाहर गया और इन्होंने कहा मैं नोएडा गया, वहां इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर था। मैंने कहा ये मुझे तपोवन लेकर गए, कहा यह सरकारी जगह है। अगर और इन्होंने कहा कि मैंने वहां स्टडी किया, उस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से कम 2000 लोगों को नौकरियां मिली है। टूरिज्म के रूप में हमेशा भरा रहता है उसके होटल। इस तरह का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आप तपोवन के नजदीक बनाइए। और मैंने कल ही फैसला किया कि जो भी तपोवन के पास हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बने। बड़ी बड़ी कंपनियों के वहां फंक्शन हुआ करेंगे और उसके लिए मैं 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करता हूं। ये निश्चित तौर पर रहिए, आने वाले समय में हमने कहा है 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश के जनता जब कहीं भी पूरे देश में घूमेगी, गर्व से कहेंगे कि मैं ये चीज भी खरीद सकता हूं। हम 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। यही कहने के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय जी। दृढ़ हौसलों और संकल्पों के साथ आत्मनिर्भर हिमाचल की बुनियाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय